शुक्रिया शिल्पा आपका। हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि सबसे आवश्यक सेहत है। अगर आपकी सेहत दुरुस्त है तो आप कम से कम एक काम तो कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप यही नहीं कर सकते हैं, बाकी चाहे जो काम आप कर लें। सबसे जरूरी जो व्यक्ति है अगर आपकी सेहत खराब है तो वो हैं डॉक्टर्स। और आप लोग ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं, मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। और जरूरी यह भी है कि इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान आप लोग भी करें। जो इस तरह की घटनाएं आती हैं, जिसके बारे में शिल्पा पहले चर्चा कर रही थी कि हॉस्पिटल में मारपीट हो गई, कई बार ऐसा होता है कि आप संतुष्ट नहीं होते किसी बात से, तो उसका एक तरीका होता है। लेकिन मन में उनका सम्मान तो आप कीजिए कि जब आपका अपना कोई साथी, किसी का बेटा, किसी का भाई उस कोरोना पेशेंट को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है जो उसका अपना था, उसको एक नर्स लगातार ट्रीटमेंट दे रही है, एक वार्ड बॉय आकर उसकी लगातार सेवा कर रहा है, डॉक्टर उसको दिन में 3 से 4 बार देखने के लिए आ रहा है, और सिर्फ एक मरीज को के लिए नहीं, कई मरीजों के लिए आ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर अंजना गुप्ता जी आपके साथ। वाराणसी जैसा शहर जो धार्मिक मायनों में तो बहुत बड़ा है, लेकिन फैसिलिटीज के पैमाने पर हम जब बड़े शहरों की तुलना में देखते हैं तो उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब कोविड आपके सामने आया, 1 साल लगभग पूरा गुजर गया, ये दूसरी वेव है, आप लोग एक ग्रुप के तौर पर, एक अस्पताल के तौर पर और एक डॉक्टर के तौर पर कैसे इस चुनौती का सामना कर रहे हैं? जी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने एमबीबीएस एमडी गायनी किया है। मैं 1 साल से कोरोना में काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंटेंसिव वर्क करते हैं, तो हमारा एक ही प्रीमाइस है जहाँ पर भी मैं अपनी गायनी की प्रैक्टिस करती थी। पर क्योंकि कोरोना पेशेंट एडमिट होने लगे, इसलिए मेरी गायनी की प्रैक्टिस, जो नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस थी, थोड़े टाइम के लिए रुक गई। पर इस टाइम मैंने कोरोना को बहुत ही करीब से देखा। लोगों में इतना, फर्स्ट वेव के टाइम तो लोगों में फियर ऑफ डेथ इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने जो पेशे को इस ओर मोटिवेट किया कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट कर सके, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि बहुत प्रॉब्लम नहीं है पर इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हमें इमोशनली सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशेंट्स को हम लोग इमोशनल सपोर्ट दिया, उनको टाइम पे मेडिसिन लगे, उनको टाइम पे उनकी केयर हो सके, इन सब चीज़ों पर मैंने बहुत ध्यान दिया। और प्रेगनेंसी में बहुत सारी कोरोना की पेशेंट्स आई जिनको मैंने डिलीवर कराया, उनका सिजेरियन भी किया। तो बहुत ही सारे चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा, जिसमें कि हमें स्टाफ मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो सारे स्टाफ भाग गए थे। फिर हम लोगों ने खुद वहाँ पर रहना शुरू किया जब हॉस्पिटल प्रीमाइस में, तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम इनके साथ, डॉक्टर साहब जब अब रह सकते हैं तो हम लोग भी रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का, चुनौती का सामना करते हुए हम लोगों ने फिर फर्स्ट वेव ख़त्म हुई तो हमें लगा कि अब थोड़ा रिलैक्स हो गए। 2-3 महीना बड़ी शांति थी, पर फिर से सेकेंड वेव शुरू हो गई, और ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसकी जो टॉक्सिसिटी थी वो ज़्यादा खतरनाक थी। इसमें लोगों को हाइपोक्सिया होता है, जो कि कोरोना में लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका सैचुरेशन 80 है और आराम से बैठे रहते हैं, तो और धीरे धीरे डिटीरियोरेट करते रहते हैं। इसीलिए पेशेंट बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे पेशेंट तो बहुत अच्छे से गए हॉस्पिटल में पर वो वापस नहीं लौटे, क्यों उनको हाइपोक्सिया होता है, उनको मालूम ही नहीं होता कि उनका क्या सिम्टम्स है, और धीरे धीरे डिटीरियोरेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने बहुत, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और उनका सामना तो सबको करना है। आप लोग डॉक्टर हैं तो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त सौरभ गर्ग साहब हैं। सौरभ जी, एक ग्रुप के नाते, एक सर्विस प्रोवाइडर के नाते कितनी चुनौतियां आप लोगों ने देखी हैं, क्योंकि नए नए इक्विपमेंट्स, उनकी आवश्यकता, नए नए तरीके के एक तरह से जांच की आवश्यकता रोज पड़ती है, और फिर नई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो कितनी चुनौतियां आप लोगों की रही और कैसा योगदान आप लोगों के ग्रुप का रहा है?
थैंक यू GTV ग्रुप के लिए बुलाने के लिए। सर आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, क्योंकि जो ये चुनौतियाँ सर थोड़ा सा माइक नजदीक कर जो लीजिए। ये चुनौतियाँ आई, इसका किसी को अंदाज नहीं था कि जो सेकंड वेव एक तरह का तूफान था। जैसे आप यास तूफान देख रहे हैं, ये तूफान देख रहे हैं। फर्स्ट मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जो पॉजिटिविटी रेट था ये लेस देन 1% हो गया था, और एकदम से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई हो गया। उस टाइम एकदम से जो है मेडिकल इक्विपमेंट की और टेस्टिंग की, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है 3T टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पे हमें ध्यान देना है। टेस्ट और ट्रेसिंग पहला उनका उद्देश्य था। तो टेस्ट और ट्रेसिंग के लिए हम लोग को बहुत सारे किट की ज़रूरत थी। और हमारी हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे माननीय विदेश मंत्री जी जो है अमेरिका गए हुए हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो रॉ मटेरियल की है। अभी अमेरिकन राष्ट्रपति से बात भी हुई है कि रॉ मटेरियल हमको मिल जाए जो है। अभी क्या है, जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो बहुत ट्रू मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम लोग को करना क्या है कि ये एकदम रा से रा पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हम लोग जो कर रहे हैं कुछ ना कुछ कंपोनेंट बाहर से मंगाना पड़ता है, उसके बाद कर पाते हैं। हम लोग कोई चीज़ 60% की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ में 80% पे कर रहे हैं, 100% पे बहुत कम चीज़ें हैं जो हम बना पा रहे हैं। ये हमारा ही वीक पॉइंट है। तो इसको हम लोग कोशिश हमने करी है कि हम एकदम जैसे कोविड की RT-PCR किट है, ये 100% मेड इन इंडिया करें, हमें 1% भी रॉ मटेरियल की बाहर से ज़रूरत ना पड़े। ऐसी बहुत से आइटम हैं जो कि हमें रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद कर पाते हैं। जब ये सेकेंड वेव आई तो सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी और फ्लाइट्स आ नहीं रही थी, पैसेंजर फ्लाइट्स आ नहीं रही थी, खाली कार्गो फ्लाइट्स आ रही थी। तो बाहर से माल भी नहीं आ पा रहा था। लोगों ने फ्रेट तिगना चौगना कर दिया था लाने के लिए। और एक चुनौती ये थी, जनवरी फरवरी मार्च में जो रेट अप्रूव्ड हो रखे थे उसी रेट पे देना था। मालों का रेट कई गुना बढ़ गया था, और सरकार की तरफ से भी ये बंदिश थी कि जो है इससे ज़्यादा रेट की सीलिंग थी। तो वो भी अच्छा था कि उस सीलिंग की वजह से लोगों ने रॉ मटेरियल का दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए। अदरवाइज जैसे आपने देखा मेडिसिन में जो है लोगों ने कालाबाजारी करी, लेकिन उसको सरकार ने रोक लिया। टेस्टिंग में कालाबाजारी नहीं हो पाई, जो है टेस्टिंग में जो है दाम नहीं बढ़ पाए। ये सरकार को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो मैन्युफैक्चर भाई लोग हैं उसमें हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग ने करोड़ों टेस्ट बनाए और जितनी डिमांड थी उसको ऐसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर पूरा किया। तो अभी आगे और भी ज़रूरत है कि ICMR और हमारे साइंटिफिक ग्रुप्स जो हैं जो हम लोग को टेक्नोलॉजी में शेयर करें। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में एकदम रात से रात जाएं और कोशिश ये करें कि 100% ट्रू मैन्युफैक्चर बने। हम लोग की मतलब डिपेंडेंसी जितनी भी कम हो जाए, बाहर के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी भी ख़त्म करनी है हमको। ये हमारा टारगेट है कि आज की डेट में हम चाइना से बहुत कुछ मंगाते हैं, यहाँ से मंगाते हैं, वहाँ से मंगाते हैं। तो ये चीज़ अगर नहीं हो और हम लोग 100% यहाँ बनाएं तो कभी भी इस तरह के जो तूफ़ान आया, जो सेकेंड वेव का तूफ़ान था, जिसको मैं तूफ़ान ही कहूँगा कि एकदम से हाल आप सडन विद इन ए वीक टाइम आप पॉजिटिविटी रेट देख लो, 25% 30% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया, जो कि 1% था। और एकदम से डिमांड जो है 50 गुना 100 गुना बढ़ गई। और एकदम से अगर वो तभी पॉसिबल है जब हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सके, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक है सर। डॉक्टर प्रशांत पांडे जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रशांत, मुरादाबाद जैसे एक सामान्य शहर में कितनी मुश्किलों का सामना आप लोगों को बतौर डॉक्टर करना पड़ा? और चूंकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो ये भी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस दूसरी लहर में, हम तीसरी की बात तो करते हैं, उस पर मैं आऊंगा बाद में, लेकिन इस दूसरी लहर में बच्चों पर कितना असर पड़ा है? ये दूसरी लहर जब स्टार्ट हुई थी, जिस हिसाब से, जैसा सर ने बताया, भयावह तरीके से फैली थी। और पहली लहर में जो ओल्ड एज थी उसमें ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखे गए थे। दूसरी लहर में जब ये यंग एज पॉपुलेशन को अफेक्ट करना शुरू की तो ऐसा लगा कि ये बच्चों पे भी काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे बच्चों में। इन्फेक्टिविटी नो डाउट बढ़ी है, बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं, और जो लक्षण भी थे इस बार वो थोड़े से बदले बदले से थे। जैसे पहली लहर में तेज बुखार, हल्की खांसी, दस्त होना, ये पहली लहर में भी देखा गया था। इस बार आँखों का लाल हो जाना, बच्चों के शरीर पे दाने आ जाना, रैशेज हो जाना, ये सारी कुछ नए लक्षण थे। भूख का ना लगना, एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग, जो कि बच्चे अक्सर बता नहीं पाते हैं, तो वो उसके कारण छोटे बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ नए लक्षण भी दिखे थे। यंग जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है वो अफेक्ट हुआ है, उसमें अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की बात कहें
तो जो फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं बड़ों में एडल्ट में, वो एडोलसेंट एज ग्रुप में ज़्यादा फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट दिखा है, मतलब 10 से 19 साल तक के बच्चों में। जो छोटे बच्चे हैं उसमें फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं रहा है। रैदर देन अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशन बताएं तो एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम मिला है हमें। ये कोविड होने के करीब 2 से 6 हफ्तों के बीच पाया जाता है। इसमें तेज बुखार होता है, शरीर पे लाल दाने आते हैं, आंखें लाल होती हैं और शरीर के काफ़ी सारे अंग इसकी चपेट में आते हैं, जिसमें मुख्यतः हार्ट होता है, जिससे बीपी कम हो जाता है और बच्चे शॉक में चले जाते हैं। अगर रिकवरी की बात करें तो इससे भी रिकवरी काफ़ी बच्चों की हुई है, बस ज़रूरत है कि सही वक्त पे इसको पहचान लिया जाए और इसके जो लक्षण है इसके अगर माता पिता इस पर ध्यान दें तो सही समय पे इसको पहचान के और इसकी रिकवरी है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 90% जो बच्चे रहे हैं या तो वो असिम्टोमेटिक रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं रहा, या बहुत ही मामूली लक्षण रहे हैं। बहुत फैटल कॉम्प्लिकेशन लेस देन 2% मैं कहूँगा, जो मेरी प्रैक्टिस में मुझे देखने को मिला है। जी, अब जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों की माँ की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर अंजना गुप्ता जी, पूरा परिवार एक तरह से महिला चलाती है, बच्चों का ख्याल भी रखना है, बड़ों का ख्याल भी रखना है और अपना ख्याल भी रखना है। महिलाएं अमूमन इस तीसरी वाली बात में चूक जाती हैं, अपनी प्रायोरिटी वो तीसरे नंबर पर रखती हैं पहले घर के और सदस्यों की। तो आप महिलाओं को क्या सलाह देंगी? और दूसरी बात, ऐसी महिलाएं जो माँ बनने वाली हैं, गर्भावस्था में हैं, वो क्या ख्याल रखें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? प्रेगनेंसी एक इम्यूनोलॉजिकली कंप्रोमाइज स्टेज होती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी नॉर्मली प्रेगनेंसी में कम हो जाती है और अगर हमें कोरोना हो जाए तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा था कि प्रेग्नेंट पेशेंट को कोविड कम हो रहा था, पर इस सेकेंड वेव में जहाँ वायरस इतना ज़्यादा वायरुलेंट था, 20 टाइम्स मोर देन फर्स्ट वेव, तो कई पेशेंट प्रेगनेंसी वाली पेशेंट्स जो कि हमें कोरोना पॉजिटिव आई और उनमें एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन रहा कि इंट्रायूट्राइन डेथ को, बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया। कई पेशेंट्स हमारे पास आई जिनको कि बच्चा कोई सिम्टम नहीं था कोरोना का, एकाएक मूवमेंट्स कम हुए, कंप्लेन किया कि प्रेगनेंसी में मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड किया गया तो देखा कि प्रेगनेंसी बच्चा अंदर एक्सपायर हो गया है। तो हम लोग ने फिर उसे ट्रीटमेंट ये हम जब भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को देखते हैं तो हम उन्हें ज़रूर ये सलाह देते हैं कि घर पे प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। यहाँ तक कि हम उनको ये भी बोलते हैं कि जिस रूम में तुम रह रही हो उसमें भी अलग रहो, किसी घर के मेंबर्स के साथ मत उस रूम को शेयर करो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन प्रेग्नेंट पेशेंट में होता है तो वो और भी ख़तरनाक हो सकता है। और अपनी प्रॉपर डाइट उनको सलाह करते हैं कि क्योंकि पूरा कोरोना मुझे लगता है इम्यूनिटी का खेल है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसने कोरोना को झेल लिया, जिसकी इम्यूनिटी जरा सी भी कम पड़ी उसने कोरोना नहीं झेल पाया। इसीलिए शायद हमारे पुराने हमारा योग, यहीं पर हमारा योग हमें साथ देता है। योग है हमारी जो नॉर्मल हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो कि हमारे अपने पुरानी संस्कृति से मिली हुई है, तो वो सब हमें इसी कोरोना के बचाने के लिए ही मिली हुई है, जो कि हम लोग भूल गए थे। वो सारी चीज़ें हमारी पुरानी संस्कृति की फिर से हमें याद दिलाती हैं कि हाथ धो के खाना चाहिए, घर में अंदर जूता चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, घर में अंदर घुसें तो हाथ पैर धो के ही कोई सामान टच करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए तो नहा धो के खाना बनाना चाहिए, ये नहीं कि उठे ब्रश किया खाने किचन में घुस गए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं से ये सब सिखाती हैं। और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री 1 साल से लोगों को बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, हाथ धो और मास्क लगाओ। अगर शायद हम ये उनकी बातों को थोड़ा भी ध्यान देते तो हमारे यहाँ सेकेंड वेव नहीं आती। अभी भी टाइम है, अगर हम लोग अभी भी ध्यान देंगे तो थर्ड वेव से हम बचे रहेंगे, नहीं तो थर्ड वेव आएगी फिर ऐसे ही प्रॉब्लम करेगी। और कितना सरकार
कितनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई कैटर करना इतना आसान काम नहीं है, कितना सरकार रिसोर्सेस करेगी। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे शहर में भी बहुत ऑक्सीजन की किल्लत एक टाइम पर हुई थी, पर हमारे वहाँ के प्रशासन ने, हमारे जिलाधिकारी ने उसे बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज किया। इसलिए हम सबको अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, हमें रोज़ प्राणायाम करना चाहिए, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिम से बेटर योगा है। अगर हम योग करते हैं तो हमारे केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, वो मेंटल एक्सरसाइजेज भी हमारी होती हैं, क्योंकि हम जब भी कोई एक्सरसाइजेज योगा में करते हैं तो हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं। और जब हम इसमें एक्सरसाइजेज जब हम जिम में करने जाते हैं तो केवल हाथ पैर हिलाते हैं, उसमें ब्रीदिंग मूवमेंट्स नहीं होते। तो जब तक ब्रीदिंग के साथ हम योगा करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये योगा का बहुत बड़ा रोल है। हमारी अच्छे खान पान का रोल है कि हम हाइजीनिक वे में अच्छा खाना खाएं। जो हम लोग पैक्ड फूड्स खाते हैं, पिज़्ज़ा, मैगी, नाम तो नहीं लेंगे ऐसा, पर हाँ बच्चों को बहुत ये सारी चीज़ें कम देनी चाहिए। और हमें जो भी मतलब फ्रेश फ्रूट्स देने चाहिए, फ्रेश खाना देना चाहिए, घर का खाना बना हुआ देना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और जब एलोपैथ से जुड़े हुए डॉक्टर्स आयुर्वेद की भी बात करें, योग की भी बात करें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो चीज़ अच्छी है उसकी सलाह भी उसी तरह से दी जाए। मैं सौरभ गर्ग साहब आपसे जानना चाहता हूं, जो भी बड़े ग्रुप्स हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं। आपके ग्रुप ने एक CSR के तहत समाज के लिए, सरकार के लिए क्या अहम काम किए हैं, ज़रा ये हम आपसे समझना चाहते हैं। माइक प्लीज़। इसमें हम लोगों ने जैसे SGPGI में PP किट की शॉर्टेज हुई थी, तो हम लोगों ने करीब 5-6 हज़ार PP किट दी। KGMC में जो है इक्विपमेंट RNA एक्सट्रैक्शन वगैरह की शॉर्टेज थी, वो दिया। और VTM वायल जैसे इसमें टेस्टिंग का जो आता है वो दिया। बिहार कॉर्पोरेशन में भी हम लोगों ने एम्बुलेंस दी है, जो जाके घर जाके टेस्ट कर रही है जो है। और कई सामाजिक संस्थाओं के साथ में मिल करके जो सेकंड वेव आई थी, इसमें हम लोगों ने खाने पीने का इंतजाम, KGMC में धनवंती सेंटर चलता है, तो उस सेंटर में हम लोग ने उसको अपनी तरफ से सेवा भारती चलता है चारबाग में जो है, तो वहाँ पे लोगों को खाने पीने का इंतजाम हो सके। तो टेस्टिंग में और जो है जो भी कैपेसिटी है बिल्डिंग में जो सहयोग हो सकता है, जिला अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेज का, जो भी यथासंभव हमारी ताकत थी वो किया। और जो लोगों को इस टाइम भोजन मिल सके, रेस्टोरेंट बंद थे और ये सब लोगों के कमाने के साधन बंद थे, तो उन लोग को मिल सके। हमारे पास भी 3000 एम्प्लॉई काम करते हैं, तो हम लोग ने भी उनको कहा कि आप लोग घर से काम करो जो है, और किसी को कोई भी वेतन नहीं कटेगा जो है। तो सब लोग काम कर रहे हैं, और आज की डेट में काम नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है, तो उन लोग को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। और हमने कई लोगों को खोया भी, हमारे कई एम्प्लॉई इस कोरोना वेव में जो है कुछ ना कुछ रिलेटिव भी खोए, उनको खोया। ये बहुत दर्द भरी दास्तान रही है, सेकंड वेव जो है बहुतों को खोया है। लेकिन जिनका साथ में जो भी दर्द बांट सकते थे वो हम लोग ने बांटने की कोशिश की, फिर फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तन मन धन से जो है समर्पित रहे, जैसे भी जो बन पड़ा वो किया जो है। जी, एक सवाल डॉक्टर प्रशांत पांडे जी आपसे, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई पेरेंट्स के जहन में होगा भी। बहुत से बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया है। मैं कोविड वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य वैक्सीनेशन जो अलग अलग महीनों में बच्चों को दिया जाता है। बहुत से बच्चों का किसी वजह से अगर छूट गया तो उनको चिंता करने की ज़रूरत है, और उसका क्या प्रभाव उनकी बॉडी पर, बच्चों की बॉडी पर पड़ेगा, ये ज़रा हमें समझाइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये कोविड पीरियड जो करीब पिछले साल से चल रहा है, इसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाया है। इसमें प्रॉपर गाइडलाइन भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। ये इम्यूनाइजेशन छूटना डेफिनेटली बच्चों पे इसका बुरा असर पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2014-15 में इबोला आउटब्रेक आया था अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और उस दौरान हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा गया था वहाँ का। इबोला से उतनी मौतें नहीं हुई थी बाद में जितनी मीजल्स की एपिडेमिक से हो गई थी, क्योंकि मीजल्स का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ था। ये बाकी बीमारियां जो हैं ये भी किसी ज़माने में इतनी ही खतरनाक थी। आज चूँकि हमारे पास इन बीमारियों के लिए वैक्सीन्स हैं,
इसलिए इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है ये सब है ये कम है। अगर हम वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन, इन सब पे ध्यान बाकी बीमारियों के नहीं देंगे तो इनका भी हो सकता है कल को इनके केसेस भी बढ़ने शुरू हो जाएं। इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा भी की गई है। इवन प्राइवेट सेटअप में भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइन हमें दे रखी थी कि आप ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके साथ आप इम्यूनाइजेशन को कंटिन्यू कीजिए। कोशिश हमारी रही है हर पेरेंट्स को, कई सारे ऑनलाइन कंसल्टेशंस आते थे पुणे से भी, आसाम से, कई जगह से, सबको मैंने यही कहा है कि इम्यूनाइजेशन कराना ज़रूरी है। उसमें पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता था, सर अगर हम इम्यूनाइजेशन कराने जाएंगे तो हमें कोरोना होने का खतरा है। उसका जवाब यह है कि अगर आप जो भी रिकमेंडेशंस हैं, एसएमएस प्रोटोकॉल है, इसको अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको कोरोना होने का खतरा, उससे जो रिस्क है, और अगर आप इम्यूनाइजेशन नहीं दिलवा रहे हो तो वो दूसरी बीमारी होने का जो रिस्क है वो ज़्यादा बड़ा है। इसलिए इम्यूनाइजेशन को सारे पेरेंट्स बहुत ही सीरियसली लें। जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से चलाएं। और गवर्नमेंट ने जैसे कोरोना के काफ़ी सारे जो एरियाज़ रहे हैं, रेड जोन्स रहे हैं, ऐसे जोन में गवर्नमेंट ने आउटरीच, जैसे आशा वर्कर्स थी, ये लोग जाकर जहाँ पे टीका लगाते थे वो तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर डेज बोले कि पर्टिकुलर डेज पे कर देंगे। हमारे यहाँ भी हमने पूरी गाइडलाइन फॉलो की। इम्यूनाइजेशन सेंटर एक अलग कमरा बनाया जिसमें एंट्री अलग रहेगी, एग्जिट अलग रहेगी। पेरेंट्स को बताया, उनको प्रॉपर टाइमिंग दी कि अलग अलग टाइमिंग पर आप आएँ। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने कोशिश करी है कि बच्चों का इम्यूनाइजेशन न छूटे। जी, एक लेकिन थर्ड वेव के बारे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि थर्ड वेव में जो चर्चा है, जो वैज्ञानिक सलाहकार सरकार के भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड वेव ना आए। वो कितनी हल्की होगी या कितनी भारी होगी ये हो सकता है कि बाद में पता चले, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। उसके लिए बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा है, आप कितना सचेत करना चाहेंगे अभिभावकों को? वैसे ख्याल तो सबको रखना है, लेकिन बच्चों के लिए क्या विशेष होगा? हाँ, ये बात एक ये कहने में आ रही है कि ये जो थर्ड वेव है ये बच्चों पे ही ज़्यादा असर डालेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इन्फ्रेंस इसलिए निकाला गया है कि जो पहली वेव थी वो बुजुर्गों पे ज़्यादा असर दिखा उसका, दूसरी वेव में फिर ये मिडिल एज लोगों में ज़्यादा दिखा, तो इस इन्फ्रेंस से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों पे ज़्यादा असर डालेगी। अगर देखा जाए कोरोना की फर्स्ट वेव में बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन कोई खास ऐसा सीरियसनेस नहीं थी जितनी बुजुर्गों में थी। सेकेंड वेव में भी नो डाउट जो बच्चों में इन्फेक्टिविटी वो बढ़ी है, बट अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुई है, उसी रेशियो में ही बच्चों में इन्फेक्टिविटी बढ़ी है। और सेकेंड वेव में भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बट मोर देन 90% बच्चे अभी भी माइल्ड या असिम्प्टोमेटिक रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं जिन पे अभी रिसर्च चल रही है। एक हाइपोथेसिस है कि जो रिसेप्टर है जिस पे जाके फेफड़े में ये कोरोना वायरस लगता है, वो रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशंस कम है बच्चों में। बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। बच्चे मिनी एडल्ट्स नहीं होते हैं, बच्चे एक टोटली डिफरेंट चीज़ होते हैं। उनकी इम्यूनिटी में जैसे नेचुरल एंटीबॉडीज़ हो गई, टी सेल्स हो गए, ये काफ़ी फ़र्क रहता है, थाइमस बड़ी रहती है। तो कुछ ऐसा है इम्यून सिस्टम में जिसके कारण कोरोना बच्चों में इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखा रहा है जितने वो बड़ों में दिखा रहा है। तो ये कहना इस इन्फ्लुएंस पे कि थर्ड वेव में केवल बच्चे होंगे, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी हमारे पास जितने एविडेंसेस हैं इस बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता केवल बच्चे होंगे। बस हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम तैयार ज़रूर रहें, और सरकार ने इसके लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हम सबको बता दिया गया है कि ये हम नहीं मानेंगे कि बच्चे इफेक्ट नहीं होंगे, ये हमारे पास प्रूफ नहीं है, बट हम तैयारी अपनी सारी करके रखेंगे। तो जितने भी प्राइवेट पीडियाट्रिशियंस हैं, ये लोग हैं, हम अभी से तैयारी करके रखें, बेड्स और ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं इसके लिए। जी, एक सवाल सौरभ गर्ग सर आपसे कि जांच तो बहुत आवश्यक है, जहां भी लगे कि लक्षण हैं तो जांच RT-PCR करवा लें, ये सलाह हमेशा दी जाती है, लेकिन बतौर ग्रुप आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि जितनी सेवाएं अभी आपने दी हैं, आगे आपसे और उम्मीदें लोग करके रखते हैं, तो थर्ड वेव में सरकार के लिए, समाज के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं? सर, जैसा कि पहले बताया मैंने कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं,
तो हमारी तैयारी ये है कि हम लोग कोर मैन्युफैक्चरिंग करें, 100% रॉ मटेरियल भी यहाँ पे ही बनाएं। आज की डेट में आप मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस की बात करेंगे तो जो भी है 80-90% जो है वो कहीं ना कहीं से हम लोग की बाहर पे डिपेंडेंसी है। हम लोग 100% नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट बाहर से लेते हैं। तो ये डिपेंडेंसी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जब इस तरह की पेंडेमिक आती है तो उस टाइम बाहर से कनेक्शन कट जाता है, फ्लाइट्स आना बंद हो जाती हैं, बाहर से मटेरियल आना बंद हो जाता है। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जैसा मैडम ने बताया कि जिनकी इम्यूनिटी थी वो लोग बच गए, जिनके पास इम्यूनिटी नहीं थी वो लोग अपने आप को नहीं संभाल पाए। जब इम्यूनिटी की बात आती है तो उस टाइम डायग्नोस्टिक की बात भी आती है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की बात भी आती है। जैसे कि आप कोरोना में देखेंगे जो भी कोविड पेशेंट थे तो 6 प्रकार के टेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, डी डाइमर, LDH, PCT और फेरेटिन और CRP। ये 5-6 टेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन थे। ये टेस्टों को करके आप लोग ये डायग्नोस करते थे कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। तो उस टाइम ऑल ऑफ द सडन एक दिन डिमांड आ गई इन टेस्टों की कि यहाँ पर वो टेस्ट अगर इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नॉट ओनली RT-PCR से आप डायग्नोस कर लोगे कि जो है ये कोविड पेशेंट है। तो उस टाइम तो पॉजिटिविटी इतनी थी कि उस टाइम तो टेस्ट करना ना करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया था कि अगर 100 पेशेंट आते थे 100 में 70 जो है पॉजिटिव निकलते थे जो है। तो ये जिसको भी बुखार है, जिसको भी सिम्टम है तो कह दिया जाता था ये मान लो कि तुम्हारा तुम्हारा जो है कोविड है। तो उस टाइम जब पेशेंट एडमिट हो गया तो उनको बचाने की लड़ाई थी। तो बचाने की लड़ाई में डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एक बहुत सपोर्टिंग टूल था डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर को ये देखना होता था कि किस एरिया में इम्यूनिटी वीक पड़ रही है, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दे, उस लाइन पे फोकस करे। तो उस टाइम जांच रिपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो वो पैरामीटर की रिपोर्ट अवेलेबल कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज हमने स्वीकार किया। आज की डेट में किसी भी मेडिकल कॉलेज, PGI, KGMC, सारे मेडिकल कॉलेज, सारे जिला अस्पताल, सब जगह मैं ही 24 आवर लैब चला रहा हूँ और कहीं भी एक सिंगल आवर ऐसा नहीं हुआ कि एक टेस्ट एक दिन के लिए भी रुका हो। जैसे भी किया हमने अपने आप, हमारे वर्कर जो पॉजिटिव भी हो गए थे तो हम लोग ने ये मान लिया कि हम सब पॉजिटिव हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री बंद करके हमने पूरा जो है रात दिन प्रोडक्शन किया कि एक भी टेस्ट कम ना होने पाए। क्योंकि ये इवन मैं भी उस फैक्ट्री के अंदर ही था, किसी को ये ना लगे कि जो है कि मैं घर पे सो रहा हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने मिल के ये बना करके फटाफट जो है सब किटें अवेलेबल कराई। अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती और हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, इसलिए बार बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि इंडिया गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वैक्सीनेशन में भी आज हम बहुत आगे होते यदि रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी हमारे पर बाहर की कंट्री पे नहीं होती। तो हमको रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी भी ख़त्म करनी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ सर। डॉक्टर अंजना गुप्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि इतनी विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों में आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, महिलाओं को विशेष रूप से और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, उनके लिए अपना ख्याल रखने के और क्या तरीके हो सकते हैं, खासतौर से उन महिलाओं को जो गांव की हैं, क्योंकि अब तो कई जगह पे हमने देखा है कि गांव में भी ये बीमारी धीरे धीरे फैल रही है। वहाँ पर सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन जो आपने पहले कहा पहले हिस्से में कि हमारी प्राचीन परंपराएं जो हैं वो उन लोगों में अभी भी हैं, तो और क्या सतर्कता वो लोग बरतें हैं? सबसे पहले अब ये देखा गया कोरोना गांव में भी फैल रहा है। अभी ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है कोरोना के पेशेंट गांव से भी आ रहे हैं। तो गांव में अगर अफेक्ट होंगे तो सारी पॉपुलेशन होगी, उसमें फीमेल्स भी होंगी। और फीमेल्स मुझे लगता है कि वो अपने डाइट पे प्रॉपर ध्यान नहीं देती हैं। जब घर के सारे लोग खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, तब मुझे लगता है जो बचा कुचा खाना होता है तब वो खाना खाती हैं। दूध पता नहीं पीती हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत ही शक होता है पेशेंट पे कि तुम दूध पीती हो। हम पेशेंट से पूछते हैं दूध पीती हो कि नहीं, बस मालूम पड़ा हाँ पी लेते हैं दोनों टाइम, छोटा वाला ग्लास जो होता है ना 1/4 100 ml भी नहीं पीते। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर महिलाओं को अपनी डाइट पे ध्यान रखें। अगर हस्बैंड को दोनों टाइम दूध पिला रही है तो खुद भी पिएं, फ्रूट्स भी खुद खाएं, खाना भी प्रॉपर टाइम पे खाएं
और थोड़ा वॉकिंग, जो एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज तो हम सभी फीमेल्स करती हैं। घर में जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो एक्सरसाइज, मतलब इतना काम होता है घर में कि अच्छी खासी एक्सरसाइज हो ही जाती है, पर उस एक्सरसाइज की मीनिंग अलग होती है जब हम अलग से एक पर्पसफुल माइंड से जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसका पर्पस अलग होता है। जैसे हम बैठ के हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो उसका महत्व एकदम अलग होता है। जब हम दिन भर घर के काम जो करते हैं उसका अलग महत्व होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की भी हाइजीन हर फीमेल्स को ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉपर घर में क्लीनिंग होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद हम कोरोना क्या किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन पॉपुलेशन में हम लोगों में ये सब भरा हुआ है जन्मजात से। हम किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। हर विश्व के तभी हमारे देश को विश्व गुरु बनना है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। ये सलाह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, ध्यान रखेंगे सफाई का, अपने स्वास्थ्य का, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। आपके लिए भी, सरकार के लिए भी, देश के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया राम आपका भी, और आप तीनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर विराजमान होने के लिए और इतनी अच्छी बातें लोगों को बताने के लिए। हम श्योर बहुत काम की बातें आपने सीखी होंगी, क्योंकि लगातार जैसे कि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड ही यहाँ पर बात हो रही है। और इसी कड़ी में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर ने अपना सहयोग दिया है और आने वाले समय के लिए हम किस तरीके से तैयार हो सकते हैं, कैसे जो पेंडेमिक सिचुएशन है उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो यही सवाल जवाब जो है यहाँ पर ये सिलसिला जारी रहेगा। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवालात होंगे और उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि सरकार क्या काम कर रही है, अब तक सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आने वाली सिचुएशन जो है अगर और खतरनाक होती है तो फिर उसके लिए सरकार पहले से कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, कितनी मजबूती से उसके लिए मॉनिटरिंग हो रही है, आगे के लिए तैयारियां हो रही हैं। आप सब